यूपी पुलिस का एक सिपाही किडनैपर बन चुका है। वो घात लगाकर 10 साल की बच्ची का लगातार पीछा करता है, फिर उसे बहलाते फुसलाते हुए अपनी बाइक पर बैठाकर 15 किलोमीटर दूर ले जाकर अब तक जो खबर सामने आई है कि शायद इस सिपाही ने उस 10 साल की बच्ची का बेरहमी से रेप करने के बाद मर्डर कर जंगल में फेंक दिया था। फिर वापस वो अपनी ड्यूटी पर आ जाता, किसी को भनक नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने अपने ही साथी का हाफ एनकाउंटर कर दिया, और बताएंगे ये जो पुलिस वाला है ये पहले भी रेप का आरोपी बन चुका है, बेल पर बाहर आता है, सस्पेंडेड था, दोबारा उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, दोबारा वो खाकी वर्दी पहनता है, और खाकी वर्दी पहनने के बाद उसे लगता है कि ये तो राजा है, महाराजा, जिसे चाहे जैसे चाहे वो नोच खसोट सकता है, और गरीब बच्चों को ये तलाशता है कि कहां पे से गरीब बच्चे मिल जाएं और वो उसे शिकार बना सके। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम में एक और केस के बारे में, जहां पर गोरखपुर में लगभग 17 घंटों तक एक आरोपी जो किडनैपर है यूपी पुलिस को छकाता रहा, यूपी पुलिस को बताता रहा कि सर आपको इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर बच्चा गायब हो सकता है। यूपी पुलिस का दिमाग नहीं चला कि जो शख्स उनके बगल में खड़े होकर उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है, दरअसल वही असली किडनैपर, वही असली हत्यारा है। और लगभग 17 घंटों तक, जो 17 अहम घंटे होते हैं, सोचिए एक बच्चे की बॉडी मिलती है आखिरकार उस इन्वेस्टिगेशन में, और पूरा का पूरा परिवार यूपी पुलिस पर गुस्सा उनका फूट पड़ता है, और सवाल पूछते हैं कि अगर यूपी पुलिस थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करती, थोड़ा सा समझ के काम करती कि जो उनके पास खड़ा शख्स है जरा इसकी भी कुंडली खंगाल ली जाए, तो ये केस पहले ही सुलझ जाता, शायद हो सकता है वो जो बच्चा है आज जिंदा उनके पास होता। लेकिन यूपी पुलिस की गलतियों की वजह से वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए उन दो केसेस के बारे में जहां पर खुद यूपी पुलिस का एक जवान बच्ची का किडनैप करता है, उसका मर्डर करता है, आरोप ये भी लग रहा है कि उसने बच्ची का रेप भी किया है। दूसरा एक और केस है जहां पर किडनैपर हत्यारा यूपी पुलिस को छकाता रहता है और यूपी पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। क्या क्या वो गलतियां हैं उसके उजागर करके बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको। तो गोरखपुर पुलिस की नाकामयाबी के दो केस देखिए, दोनों के दोनों केस गोरखपुर से हैं। एक केस में 10 साल की बच्ची की लाश नदी में मिलती है, और एक जगह पर 10 साल के लड़के की लाश काले रंग की पॉलिथीन में लिपटी हुई एक बेसमेंट के अंदर अनाज की बोरियों से ढकी, रजाई गद्दों से ढकी हुई पड़ी होती है, और किसी को भी भनक नहीं लगती। और यूपी पुलिस जो है, जो गोरखपुर की पुलिस है, आप इस पूरे डिकोडिंग क्राइम में और इस पूरी वारदात से समझेंगे किस तरह से वो नाकामयाब रही इन केस को सुलझाने में। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, ये गोरखपुर की तस्वीर है, करीब करीब इसमें रात के 10:30-11 बज रहे होंगे। यहाँ पर आपको गौर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दिखेगा कि एक बाइक जो है वो इस गली से गुजर रही है, और अगर आप सामने नोटिस करेंगे साफ तौर पे नहीं दिखाई देगा, पर जैसा हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें पता लगा, हम आपको बताते हैं कि एक सरकारी अस्पताल है, और इसी के सामने से लगातार एक बाइक जो है वो गुजर रही है। इस बाइक पर नोटिस करेंगे तो अपाचे बाइक है ये, और इसके साथ ही जब ये बाइक वहाँ से गुजरती है तो थोड़ा आगे जाने के बाद हल्का सा पीछे आके फिर रुकती है, क्योंकि इस पर मौजूद है अभिषेक यादव, यानी कि यूपी के 112 डायल में जो सिपाही तैनात होते हैं उसके पद पर कार्यरत था ये, और ये एक रेपिस्ट भी है, यूपी पुलिस का सिपाही जो एक रेपिस्ट है। अब ये जो अभिषेक यादव है थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाइक को पीछे लाता है, और यहाँ पर वो देखता है कि एक बच्ची बैठी हुई है जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल की रही होगी। अब इसमें काफ़ी देर तक अगर सीसीटीवी पे गौर करिएगा तो वो कुछ बच्ची से बातचीत कर रहा है, बच्ची कुछ जवाब दे रही है। थोड़ी देर रुकने के बाद बच्ची घूमती है, उठती है, अपनी जगह से घूमकर दूसरी तरफ जाती है और इस बाइक पर बैठ जाती है, और इसके बाद ये अभिषेक यादव, ये दरिंदा, वो बाइक लेकर निकल जाता है जिस पर वो छोटी बच्ची बैठी हुई थी। अब एक तरफ आपने तस्वीर देखी जहाँ पर बच्ची चली गई है, दूसरी तरफ क्या होता है, क्योंकि ये जो 10 साल की बच्ची थी, इसकी बड़ी बहन 13 साल की जो है वो इस अस्पताल में एडमिट थी, उसको कुछ बीमारी चल रही थी, और ऐसे में जो उसके परिवार वाले थे वो उस वक्त घर पर थे, वो आया जाया करते थे अस्पताल में, दोनों बेटियां उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। अब इधर क्या होता है कि जब जो परिवार के लोग हैं, यानी जो माता पिता हैं, जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं, अस्पताल आते हैं, वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि अरे छोटी कहाँ गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उस पर वो बोलती है कि वो तो घर चली गई थी। अब जब परिवार वाले इसमें पूछते हैं घर चली गई थी, तो अब
यहाँ पर जो बड़ी बहन है 13 साल की, वो एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हम दोनों इस जो जिला अस्पताल है इसके बाहर खड़े हुए थे और कुछ चीज़ खा रहे थे, और तभी एक अंकल जी आते हैं जो पुलिस वाले अंकल थे। वो अपनी बाइक से आए थे और वो हमसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमने उन्हें बताया कि हम अस्पताल में हैं, मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस पर वो बोलते हैं, ये तुम लोग को घर नहीं जाना, किसी को घर जाना है तो बताओ। तो ऐसे में छोटी बार बार घर जाने की जिद कर रही थी, उसे घर जाना था। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मेरी छोटी बहन घर जाना चाहती है। इस पर जो पिता हैं वो पूछते हैं कि क्या तुमने फिर उन्हें उन अंकल के साथ भेज दिया। इसके बाद जो बड़ी बहन मना करती है, वो कहती है कि नहीं, जब मैंने छोटी से बोला कि अगर तुम्हें जाना है तो वो अंकल के साथ जा सकती हो, तो उसने मना कर दिया और उसने बोला कि मैं अकेले घर चली जाऊंगी। इसके बाद वो जो अंकल थे जो पुलिस की वर्दी पहने आए थे वो चले गए थे। अब पुलिस की वर्दी पहने जब वो अंकल चले गए, ऐसा उस बड़ी बेटी ने बताया, तो सबको लगता है कि नहीं नहीं, बच्ची को वो कोई और तो नहीं ले गया, यानी बच्ची खुद कहीं गई और गायब हो गई है। लेकिन इसी में कुछ नया खेल होता है, कुछ ऐसा वारदात, क्योंकि उसको करनी थी, वो एक साजिश रच के आया था। तो वो क्या प्लान करता है, अब इधर परिवार वालों को जब ये कहानी पता लगती है, वो आसपास ढूंढते हैं, अस्पताल के सारे कमरे, जितनी भी जगह थी हर जगह ढूंढा जाता है, घर तक जाया जाता है, उस रास्ते को ढूंढा जाता है, 2-3 रास्ते जो घर तक जाने दिए थे कि कहीं बच्ची मिल जाए, कोई भी कुछ भी पता नहीं लगता। अब जब रात के टाइम आप सोचिए 1-2 बज गए हैं, बच्ची कहीं मिल नहीं रही है, तो ऐसे में पुलिस के पास जो माता पिता हैं वो पहुंचते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे हमारी बच्चियों ने बताया, लेकिन वो बता रही कि वो अंकल तो लेकर गए नहीं हैं। अब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप कुछ भी करके हमारी 10 साल की छोटी सी बच्ची को ढूंढ लीजिए। अब इधर पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। लेकिन वो जो एक कहानी बताई थी बड़ी बहन ने कि एक अंकल आए थे पुलिस की वर्दी में, तो पुलिस को डाउट होता है और उन्हें लगता है कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इस पूरे इलाके में कितने पुलिस वाले गश्त पर थे, कौन कौन गश्त कर रहा था, उनकी लिस्ट निकाली जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो बताते हैं कि ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है और ना हमने कुछ देखा। अब पुलिस चेक करती है सीसीटीवी, अस्पताल के सामने के जो सीसीटीवी थे, उस रूट से जितने सीसीटीवी जा रहे थे, उन सबको जब चेक किया जाता है तो उनकी नज़र इसी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें अपाचे बाइक पर पुलिस की वर्दी में बैठा एक शख्स जो है वो गश्त लगा रहा है। अब जब रजिस्टर चेक किया जाता है, जिन लोग की ड्यूटी थी गश्त की, उसमें वो शख्स मैच ही नहीं कर रहा था। अब जो गाड़ी का नंबर था, यानी कि जो बाइक का नंबर है, उसको लिया जाता है, उससे ट्रेस किया जाता है और तब पता लगता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिषेक यादव है। वही अभिषेक यादव जिसने 2025 में अपनी एक महिला साथी के साथ भी रेप किया था। और ये सुनते ही जो पुलिस की टीम है वो डर जाती है, उन्हें समझ में आ जाता है कि हो ना हो इसने कुछ बच्ची के साथ कुछ गलत ज़रूर कर दिया है। इसको फ़ौरन पकड़ा जाता है। पकड़ने के वक्त ये भागने की कोशिश भी करता है, जहाँ पर इसके पैर में गोली भी लगती है। आप देखेंगे लंगड़ा कर चलने की कोशिश कर रहा है, एक तस्वीर भी आप देखेंगे, पैर में पट्टी भी बंधी हुई है। कॉलर पकड़कर इसको जब पूछा जाता है, छानबीन की जाती है, तब ये कहानी सुनाता है कि सर मैंने उस बच्ची को मारकर नदी के पास फेंक दिया। अब पुलिस को अब तक इस पूरे केस में ये लग रहा है, जब पुलिस डेड बॉडी बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए उस 10 साल की बच्ची की लाश को भेजा गया, तो पुलिस को ये भी डाउट है कि सिर्फ इसलिए इसने उस बच्ची का किडनैप नहीं किया कि उसे मारकर फेंक दे। पुलिस को डाउट है कि उसने उस बच्ची के साथ रेप किया है, उसको टॉर्चर किया, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के बाद इस पूरी चीज़ से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन जो बड़ी बहन ने कहानी बताई कि जिस तरह से वो अंकल आए थे वो लेकर नहीं गए, तो वो कैसे होती, क्योंकि इसने नज़र बना ली थी कि बाहर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, कोई भी अगर फंस जाएगा तो उसको मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जब उस टाइम पे बड़ी और छोटी दोनों बहनें मना कर देती तो ये चला जाता है, लेकिन फिर से बाहर दोबारा से उसी राउंड पर घूम कर आता है। ये सारी चीज़ें पुलिस को भी देखने को मिली। दोबारा घूम कर वहाँ पर आता है, दोबारा गाड़ी रोकता है और देखता है इस वक्त अकेली छोटी बहन वहाँ पर मौजूद है, और फिर ये छोटी बहन को बहलाता है, फुसलाता है, कुछ बातों में लगाता है। और उसके बाद आपने सीसीटीवी में भी देखा किस तरह से ये उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाता है और फिर उसके साथ इस तरह से एक दरिंदगी को अंजाम देता है। अब आपने जाना किस तरह से गोरखपुर पुलिस में ही रहने वाला एक आदमी जो उन्हीं के साथ काम कर रहा था, कैसे वो एक रेपिस्ट बन गया, किडनैपर बन गया और मर्डर बन गया। लेकिन अब आपको जानना होगा गोरखपुर का एक कंप्यूटर टीचर किस तरह से एआई से मदद लेता है। वो बकायदा एआई से पूछता है कि मैं कैसे एक किसी की किडनैपिंग कर सकता हूँ, कैसे जल्दी पैसे कमा सकता हूँ, लॉरेंस गैंग कैसे काम करता है और कैसे मैं एक 10 साल के बच्चे की किडनैपिंग कर सकता हूँ। गोरखपुर से आई इस तस्वीर को एक बार आप फिर से देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखेगा, काफ़ी धुंधला दिख रहा होगा, खेत खलिहान जैसा इलाका दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर कर देखेंगे तो 2 लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक किडनैपर है और उसके साथ मौजूद है वो छोटा सा बच्चा जिसकी पॉलिथीन में लिपटी हुई लाश मिली। नाम है वैभव। ये जो बच्चा आप जिसे देख रहे हैं, जो एक टीचर के साथ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये टीचर इतना शातिर है, ये जानता है कि बच्चे इसकी बात मान लेंगे, ये किसी को बहला फुसलाकर बड़ी आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। और इसी का इसने फायदा उठाया। और बाकायदा आप सीसीटीवी की तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ये आदमी पीछे आगे आगे चल रहा है और बच्चा इसको बड़े आराम से फॉलो कर रहा है। और इसी का ये फायदा उठाता है। जैसे ही बच्चे को ये अपने घर तक ले जाता है,
सीधे तौर पर उस बच्चे को दीवार पर फेंकता है, नीचे गिराता है। बच्चा चिल्लाता है, चीखता है तो फौरन अपना घुटना उस बच्चे के गले पर रख देता है और दबाना शुरू कर देता है। तब तक उस बच्चे के गले को दबाता रहता है, या ये जो सर्वेश है, जो ये टीचर है, कंप्यूटर टीचर, तब तक दबाता रहता है जब तक उसे ये यकीन नहीं होता कि बच्चे की सांसें थम गई हैं। सांसें थमने के बाद आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, वो बच्चा जिसके साथ आप रोज़ खेल रहे हो, जो आपको आते जाते नमस्ते कर रहा है, भैया बोल रहा है, आप उसके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि आप घर के पड़ोस में रह रहे हो, आप हर एक चीज़ उसके साथ कर रहे होगे, लेकिन उसके बाद आप उसकी लाश आपके सामने पड़ी और फिर आप एक पॉलीथीन लाते हो। पॉलीथीन लाने के बाद बाकायदा उस बच्चे की लाश को उसके अंदर डाला जाता है। ये जो आरोपी है सर्वेश, जिसका सीसीटीवी आपने शुरुआत में देखा, घर के जितने भी रज़ाई और गद्दे थे उन्हें लेकर आता है, डेड बॉडी को बेसमेंट में लेके जाता है। बेसमेंट में ले जाने के बाद पीछे की तरफ रखता है, उसके ऊपर रज़ाई और गद्दे रखता है और इसके बाद बाकायदा जितनी भी अनाज की बोरियां थी वो सारी उसके ऊपर रख देता है, ताकि अगर गलती से भी कोई इस बेसमेंट में आ जाए तो उसे दूर दूर तक बच्चे की लाश मिले ना, क्योंकि ये जानता था कि इसने जो जुर्म किया है, जिस तरह से इसने एक अपराध को अंजाम दिया है, उसके बाद इसका बचना तो मुश्किल है, लेकिन किसी तरीके से इसे अपने आप को बचाना था, क्योंकि जल्दी पैसे कमाने थे और 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना था। अब ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, गोरखपुर का इलाका है, यहाँ पर एक कारोबारी रहते हैं, सराफा कारोबारी, और उन्हीं का जो पोता है 10 साल का वैभव, वो 4th क्लास में पढ़ता था और सोमवार के दिन यानी कि 27 जुलाई को करीब करीब 1:30 बजे के आसपास वो स्कूल से वापस आता है और स्कूल से वापस आने के बाद वो अपनी दादी से कहता है कि दादी मैं अब खेलने जा रहा हूँ। फ़ौरन वो अपने कपड़े बदलता है, घर के कपड़ों में आता है और सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है। अब फैमिली को लगता है कि बच्चा खेलने गया है। करीब करीब आधे घंटे बाद गली का ही एक बच्चा आता है और बोलता है कि जो वैभव है वो कहाँ है दादी। दादी बोलती बेटा वो तो खेलने गया, क्या तुम लोग के साथ नहीं है? तो वो जो छोटा बच्चा था वो क्या बताता है, वो कहता है कि दादी लेकिन पिछली वाली गली में जो वैभव की साइकिल है वो तो पड़ी हुई है और वैभव तो हमारे साथ नहीं खेल रहा, हमें लगा घर पर होगा। अब जब दादी ये सारी चीज़ें सुनती है, दादी को डर लगता है, वो सोचती है कि अच्छा अब साइकिल पड़ी हुई, बोलकर तो यही गया था। फ़ौरन जो दादी हैं घर में बाकी लोग को बताती हैं, वो बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद बाकायदा वो एक एक इलाके में छानती है, जहाँ पर साइकिल थी वहाँ तक जाती हैं। आप यूँ समझिए जो दादी थी वो अपनी तरफ से जितना कर सकती थी उन्होंने उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। परिवार परेशान हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। साइकिल मिल जाती है, अभी तक कोई भी क्लू उस बच्चे को लेकर नहीं मिलता। अब ऐसे में होता यह है कि फ़ौरन जो परिवार के लोग थे वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पर कहते हैं कि हमारा बेटा था इतने बजे, पूरी कहानी बताते हैं किस तरह से वो गायब हो गया, उसकी कोई भी डिटेल नहीं मिल रही। अब इसके बाद गोरखपुर पुलिस जब उस जगह पर पहुंचती है, घर वालों के पास पहुंचती है, घर वालों से पूछताछ करती है, दोस्तों से उस बच्चे की पूछताछ की जाती है, नेबर से पूछताछ की जाती है, लेकिन ऐसे में एक शख्स था जो बेहद शातिर था, वही जिसका सीसीटीवी आपने देखा, नाम है सर्वेश। वो इतना शातिर था कि वो पुलिस के शोल्डर पर हाथ रखकर उनसे कहता है कि सर चलिए मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ कहाँ बच्चे को ढूंढ सकते हैं। अब आखिरकार किस तरह से गोरखपुर पुलिस इस केस को सुलझाने में कहीं ना कहीं फेल होती है, क्योंकि बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चे की लाश मिलती है। आखिर किस तरह से कुत्ता जो है वो पुलिस की मदद करता है, और कैसे एक एआई जो है उसने एक किडनैपिंग में मदद की सर्वेश पुरोहित की, और कैसे सर्वेश को बाकायदा एक डेटा या यूँ समझिए पूरा प्लान बनाकर दिया कि किडनैपिंग कैसे कर सकते हैं, गैंग कैसे काम करता है, कैसे बच्ची किडनैपिंग होगी, कैसे आपको कॉल करना है और कैसे फिरौती मांगनी है, आप वो भी जानिए। सर्वेश एक कंप्यूटर टीचर जरूर था और उसे एआई से लेकर तमाम चीज़ों पर उसकी जो हाथ थे बहुत अच्छे तरीके से काम किया करते थे। जब उसने फिजिकली देखा कि खाकी वर्दी वाले असली दुनिया में भी, कंप्यूटर से बाहर भी खाकी वर्दी वाले जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो तो बहुत ही रोचक तरीके से करते हैं, और इसलिए उसे लगा कि अगर मुझे अपनी साख बचानी है, अगर मुझे अपना क्राइम छुपाना है, तो मुझे पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, उनकी हर एक कदम पर नजर रखनी पड़ेगी। अब होता क्या है, आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर पुलिस अलग अलग 5 टीमें बनाती हैं। एक टीम को कहा जाता है तुम सीसीटीवी देखोगे, एक टीम को डॉग स्क्वाड के साथ भेजा जाता है, एक टीम और भी कई सबूत जुटाने की कोशिश करती है। अब इसी आपाधापी में होता क्या है कि जो डॉग स्क्वाड आई थी, जो टीम, उसे बच्ची का एक कपड़ा सुंघाया गया। जो कपड़ा सूंघने के बाद जो डॉग एक्टिव होता है और डॉग उस इलाके में 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में इधर उधर भागता है, और भागते भागते उस बच्ची की चप्पल तक
पहुंच जाता है, वहां पर वो भौंकना शुरू करता है। पुलिस वाले भी जो पीछे पीछे थे, पुलिस वाले देखते कि ये तो कुत्ता जो है ये तो उन्हें खेत में लेके आ गया है। अब जब बीच शहर में कैमरा नहीं था तो खेत में कौन ही कैमरा लगाएगा, यहां से बच्ची कहां पे गई, डॉग भी उसे ढूंढने में नाकाम हो रहा था। अब होता क्या है, उस पूरे इलाके में खड़े होकर जो पुलिस है, गोरखपुर की जो पुलिस है, आसपास देखती कि कहां पर कैमरा लगा हो सकता है, तो उन्हें दूर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नजर जरूर आता है। और इस पूरे केस को सुलझाने में वो अहम कड़ी बनने वाली थी, जिसे पकड़कर इस पूरे केस को सुलझाया जा सकता था। अब उस सीसीटीवी कैमरे के पास पहुंचा जाता है, उसे जब फुटेज को खंगाला जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं, खेत में बच्चा भी है और बच्चे के साथ वो शख्स या कहें कंप्यूटर टीचर भी है। इस कंप्यूटर टीचर की जब पहली बार यूपी पुलिस फोटो देखती है, वीडियो देखती है, तो यूपी पुलिस के तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि उनके साथ तो छलावा हो गया है, उनके साथ तो धोखा हो गया है। जो शख्स सबसे ज्यादा आगे बढ़कर, चिल्लाकर, कदम से कदम मिलाकर उन्हें समझा और बता रहा था कि कहां पे इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, ये जो चिल्ला रहा था, असल में तो वही आखिरी वक्त में उस बच्चे के साथ मौजूद था। अब पुलिस सबसे पहला काम क्या करती, बिना किसी देर के उस कंप्यूटर टीचर को उठाती है और अपने अच्छे तरीके से खातिरदारी करने के बाद, लगभग 17 घंटे हो चुके थे और हर बीते घंटे के साथ जो परिवार की जो उम्मीद थी और भी ज्यादा डगमगा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे को कुछ हो सकता है, और जो यूपी पुलिस है एक आरोपी के साथ ही घूम रही थी। जब यूपी पुलिस उसे एक तरीके से, अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है थाने के अंदर बैठाकर, और वो कबूलता है कि हां सर, मैंने ही 10 साल के बच्चे का किडनैप किया है। पुलिस जब उसके तमाम कंप्यूटर्स को खंगालती है तो क्या पता लगता है, ये जो कंप्यूटर टीचर है, इसने इंटरनेट के माध्यम से 199 रुपए में कंबोडिया का एक सिम लिया, उस सिम से एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और वहीं पर वो सारी वारदात को अंजाम दिया करता था। अब होता क्या है, ये जो टीचर है, ये सोमवार को, तो मंडे को, वैभव को, जो स्टूडेंट है 10 साल का, उसे गिफ्ट देने के बहाने बाहर बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। और वहीं पर बच्चा उसके साथ कंप्यूटर, क्योंकि मोहल्ले का ही कंप्यूटर टीचर है, उसे विश्वास हो जाता है, उसके साथ चलने लगता है। अब यहां पर जब वो खेत की ओर से जा रहा था तो उस टीचर ने कहा कि देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट है नहीं, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे नहीं सकता हूं। इस पर जो बच्चा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, और चिल्लाने की वजह से ये जो कंप्यूटर टीचर है उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। मकसद उसका यह था कि जो किडनैपिंग करने के बाद बच्चे के परिवार से वो 1 करोड़ रुपए मांग सके। अब 1 करोड़ रुपए की भी पीछे की कहानी बताएंगे कि क्यों 1 करोड़ रुपए वो मांग रहा था, लेकिन ये बच्चे को ले जाकर एक बेसमेंट में छुपा देता है और वहीं पर इसे लगता है कि ना ही कोई पुलिस पहुंच पाएगी, ना ही गांव वाले पहुंच पाएंगे, और इसलिए वो लगातार अपने कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ा हुआ था। और वहीं पर वो सवाल पूछता है कि बच्चे की किडनैपिंग कैसे की जा सकती है। जब फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहा था व्हाट्सएप अकाउंट बनाने से पहले, तमाम जो चीजें करने से पहले, तब उसकी जब फोन को जो खंगाला गया तो उसमें एक सवाल है जो मैं आपको हूबहू बताता हूं। जब पुलिस ने, ये लिखी हुई चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को खंगाला तो उसमें AI से किए गए सवाल और उनके जवाब मिले। क्या सवाल थे इनमें? लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की फिरौती वसूलने का तरीका और गैंग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी निकाली गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमाता कैसे है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग उगाही कैसे करता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरीके से एक्टिव होकर किस तरीके से बड़े बड़े लोग उसे पैसा पहुंचा देते हैं। ये जब सारी जानकारी मिल गई तो उसके बाद उस AI ने बहुत सारी चीजें बताई कि आपको एक अकाउंट नंबर बनाना पड़ेगा, एक व्हाट्सएप नंबर से आप फोन नंबर ले लीजिए और उसे बैंक अकाउंट में लीजिए, पैसा उसमें लेंगे तो किसी को भी शक आप पर नहीं जाएगा, इंडियन नंबर नहीं होना चाहिए। ये जो तमाम जो चीजें थी, ये सब कुछ सीख चुका था और AI हेल्प कर रहा था एक इंसान की कि आपको किस तरीके से किडनैपिंग करनी है। एक इंसान को सिखा रहा है कि एक दूसरे इंसान को आपको कैसे किडनैपिंग करना है, और उसके परिवार वालों से, सोचिए, कंप्यूटर सिखा रहा है कि आपको किस तरीके से सामने वाले इंसानी परिवार से आपको पैसे लेने हैं एक दूसरे इंसान को।
कंप्यूटर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, एआई का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस किडनैपर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी यूपी पुलिस के सलाखों के पीछे, क्योंकि सलाखों के पीछे एआई नहीं जाएगा जो उसमें टाइप कर कमांड दे रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है कि मुझे सिखाओ कैसे किडनैपिंग करनी है, कैसे पैसों की उगाही करनी है, उन्हें अच्छी तरीके से तोड़ा जाता है। और ये यूपी पुलिस में भी सवाल उठते हैं कि ये जो हम जांच आपको बता रहे हैं, हम मानते हैं कि हर कोई इंसान है और इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन यूपी पुलिस की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा किडनैप होता है आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपके आस पड़ोस में कौन क्या बोल रहा है उसके अगर माध्यम से आप चलेंगे तो आपकी तो केस हो गया। अब यहां पर जो आरोपी था वो लगातार आपके साथ खड़ा था, आपने पहले ही वक्त में शुरुआती तौर पे ही जब बच्ची गायब हुई है, बच्चा गायब हुआ है, क्यों नहीं डॉग स्क्वाड को तुरंत के तुरंत बुलाकर बच्चे को ढूंढा गया। अगर तभी बुला लिया गया होता तो शायद ये बच्चा किसी तरीके से या जो अपराधी है बहुत पहले ही पकड़ा जाता। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा था कि सर्वेश से जब पूछा गया कि तुमने किडनैपिंग क्यों किया और 1 करोड़ रुपए ही क्यों चाहिए थे, तुम ज्यादा मांग सकते थे, कम भी मांग सकते थे, तो उसने क्या बताया, उसने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से 25 लाख रुपए का कर्ज लिया था और इसका हर महीने की जो किस्त थी वो 28,700 रुपए की किस्त भरनी पड़ती थी। इसके अलावा अपने एक दोस्त से उसने 11 लाख रुपए लिए थे, तो सोचिए 25 लाख रुपए उधर, 25 लाख रुपए एक नॉन फाइनेंशियल बैंक से लिया उसने, 11 लाख उसने अपने एक दोस्त से लिया, हो गया 36 लाख। तो इस तरह कुल हो जाते हैं 36 लाख रुपए। और क्योंकि महीने की ईएमआई भी बहुत बड़ी हो रही थी, जितनी कमाई नहीं हो रही थी उससे ज्यादा ईएमआई चली जाती, तो इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने वैभव को किडनैपिंग का योजना बनाया। और उसने क्या बहाना दिया, वैभव के घर के सामने से जो जा रहा था उसने उसको रोका कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। उसने मना कर दिया कि पापा को मैं शिकायत कर दूंगा अगर आपने मुझे दोबारा तंग किया। हालांकि बाद में बच्चे हैं, गिफ्ट के नाम पर वो मान गए थे और उसे खेत में ले जाकर तब कहता है कि तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। और बच्चा जब ज्यादा चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे इतनी दूर ले आया, मैं तुमने टाइम वेस्ट किया, तब जाकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है और उसे किडनैप कर वो मौत के घाट उतार देता है। तो इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हमने आपको वो बताया कि किस तरीके से एक ही जिले में गोरख पुलिस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उन्हीं का एक सिपाही एक तरीके से किडनैपर, मर्डरर और रेपिस्ट बन जाता है। वो भी 10 साल की बच्ची है, वहां पर 10 साल की बच्ची का यहां पे किडनैप कर मर्डर हो जाता है और जो आरोपी है वो गोरख पुलिस के साथ ही साथ घूमता फिरता है। तो यहां पर गोरख पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाना तो बनता है, क्योंकि गोरखपुर के अंदर ना ही 10 साल की बच्ची ना ही 10 साल का बच्चा, दोनों ही सेफ नहीं है। और दोनों एक तरीके से जहां पे खाकी वर्दी वाला पहले उसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, दूसरी जगह वही उसी मोहल्ले का एक कंप्यूटर टीचर अगर किडनैप कर लेता है तो सोचिए उस इलाके की हालत क्या होगी। फिलहाल के लिए पुलिस का दावा है कि उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया, केस सही दिशा में जा रहा है, लेकिन दिशा में जाने से पहले इसको बहुत पहले ही रोकथाम कर लिया जाता अगर पुलिस पहले से ही सजग रहती। यह समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके जो पहला केस वनिता ने समझाया आपको कि जो आरोपी पुलिस वाला है उस पर पहले भी बंगाल की नादिया में एक बंगाली महिला के साथ रेप करने का आरोप था। तो जब वो जेल में चला गया, बेल पर बाहर आ गया, तो आपने किस बना पर उसे दोबारा नौकरी दे दी। और सोचिए जो समाज के लिए पहले से ही घातक है उस बीमारी को आपने दोबारा वर्दी पहनाकर कहा कि जाओ समाज की सेवा करो, और वही समाज में जाकर एक तरीके से डस लेता है हमारे बच्चों को और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसका कोई जवाब नहीं गोरखपुर पुलिस के पास। दूसरे केस में भी गोरखपुर पुलिस और उनकी जो टीम है उनके इस इलाके के एसपी से पूछना चाहिए कि आपके इलाके में जो ऑफिसर्स हैं वो क्या नाकाबिल हैं। इतने नाकाबिल ऑफिसर्स के साथ अगर काम होगा और पूरे जिले की जिम्मेदारी अगर एसपी साहब के पास सौंपी गई है तो क्या उन्हें से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। महज कुछ ही दिनों के अंदर 2 ऐसे केसेस आ चुके हैं जो एसपी साहब के अंदर जितने भी थाने जितनी भी टीम काम कर रही है क्या वो सही तरीके से कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाना बनता है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जो चीजें पर्दे के पीछे रह जाती है हमें लगा कि उसको उजागर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपने सुना होगा कि देखिए यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, यूपी पुलिस ने किडनैपर को पकड़ लिया, लेकिन पर्दे की
पीछे की असली कहानी यूपी पुलिस की एक ये भी है जो आपके लिए जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर जगह वाहवाही नहीं लूटा जा सकता, हर जगह आपकी तारीफ नहीं हो सकती। जहां गलतियां होंगी वहां हमारे सवाल आपके लिए खड़े रहेंगे और ये सवाल चुभने वाले जरूर होंगे और हम सवाल उठाते रहेंगे। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन प्राइम तक।